तिवारी जी आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, अभय जी आपके पास आ रहे हैं। तिवारी जी आप नोट कर लीजिएगा, आपके डेटा को गौरव भाटिया जी ने गलत बताया है यहाँ पे। अभय जी आप सबकी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम हमेशा आपसे एक प्रश्न जरूर पूछते हैं, किसी भी डिबेट में आप हमारे साथ होते हैं। आपकी बातों पर देश की जनता को विश्वास क्यों नहीं होता है? वो सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा समय देश की सत्ता, राज्यों की सत्ता में रही पार्टी पर देश के लोगों का अविश्वास क्यों? देखिए सैयद जी, बहुत साधारण सा इसका जवाब है। ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है जिस पर कांग्रेस पार्टी कभी भी समझौता नहीं कर सकती। हमने भारतवर्ष के जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं, उनको सबको साथ रखने के लिए बहुलतावाद पर आस्था व्यक्त की है। हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में सिर्फ बहुसंख्यकवाद की अगर बात करते तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका परिणाम देख रहे हैं। आज बहुत स्वस्थ बहस है, इसलिए सिर्फ मैं छोटे से साक्ष्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अग्निजेश जी ने भी अच्छी बातें कही, गौरव भाटिया जी ने भी बहुत सैद्धांतिक बातें कही। मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा अवस्थी जी, मैं तो आरबीआई की मेन स्ट्रीट मेमो पढ़िए। उसने कहा कि भारत सरकार के गलत नोटबंदी और जीएसटी के निर्णय से 6.11 करोड़ जो एमएसएमई हैं, जिसका 48% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, जिसका 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, वो तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। एनएसएसओ ने इस कोविड की महामारी के पहले बताया था कि 70 वर्ष बाद ऐसा हुआ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा दिया था कि 580 रुपए प्रति माह एक ग्रामीण व्यक्ति खर्च कर रहा है अपने खाने पर, जो 70 साल बाद हुआ। एनएसएसओ ने ही अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी परोसी गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने क्या आरोप लगाया मोदी सरकार में? पर मोदी सरकार ने सिर्फ चीन को सरहदें ही पार नहीं कराई, व्यवसाय की सारी हदें पार कराकर पूरे एमएसएमई पर आघात किया। जो एक साइकिल इंडस्ट्री का तो ऐसा उदाहरण दिया कि एक साल में 58% तक अनाधिकृत रूप से ज्यादा इंपोर्ट चाइना से कर लिया। तो जो आजाद भारत के इतिहास का सबसे अधिक इंपोर्ट करके एमएसएमई को तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इन्होंने स्टार्ट की थी कोविड महामारी के लिए छोटे उद्योगों को पोषित करने के लिए, वो सिर्फ लोन की योजना थी, उसमें से भी सिर्फ 50% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये जो बात कर रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अभी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जनवरी से अप्रैल तक की। 4.8 करोड़ लोगों को काम मांगने पर काम नहीं मिला, और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो हमारा 47% था 2015-16 में, वो घटकर 39% हो गया। राज्य दर राज्य आप देख लीजिए। और ये सारा आरोप केंद्र सरकार पर इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के गलत निर्णयों के कारण या आर्थिक परिस्थितियां की दुर्गति बनी, और कोविड महामारी की आड़ में मत छुपिए। आरबीआई की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने कहा कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 58 साल के सबसे निचले स्तर पर गई कोविड की महामारी से पहले। खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 8 क्वार्टर से लगातार जीडीपी भारत की गिर रही थी, वो भी कोविड महामारी के पहले। और अग्निजेश जी, डब्ल्यूएचओ ने तो मौत के आंकड़े छुपाने का तक आरोप भारत की सरकार पर लगाया। तिल-तिल कर हिंदुस्तान के लोग मरे क्योंकि आपने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, क्योंकि आपने मेडिसिन की व्यवस्था नहीं की। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर घोषणा कर दी थी 29 जनवरी को कि हमने एंडेमिक कर दिया है, जबकि पूरा विश्व कह रहा था कि अमेरिका के तीसरे 3 महीने बाद सेकंड वेव आएगी जिसके परिणाम घातक होंगे। लेकिन 5 राज्यों की चुनाव की भूख ऐसी भारतीय जनता पार्टी के सर पर सवार थी कि उसने भारत को मौत की आगोश में छोड़ दिया। भूख मिटाने के लिए। तिवारी जी के बाद गौरव जी, तिवारी जी, अभिजेश जी, सही थी ऐसा नहीं, आखिरी 10 सेकंड, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अधिनायकवाद में जीते ही जीते हैं। मध्य प्रदेश ये हारे, छत्तीसगढ़ ये हारे, राजस्थान ये हारे, पंजाब ये हारे, बिहार ये हारे, दिल्ली ये हारे, उड़ीसा ये हारे, केरला ये हारे, पुदुचेरी ये हारे, तमिलनाडु ये हारे, बहुत सारे प्रांत भारत में हारे। तो ये भ्रम दूर रखी। और उत्तर प्रदेश में भी बहन जी अगर साथ नहीं देती 121 सीटों पर बहन जी के साथ तालमेल मिलकर, हम नहीं थे रेस में, लेकिन समाजवादी पार्टी समाप्त कीजिए प्लीज। यहाँ समाजवादी पार्टी की हार उस केमिस्ट्री के कारण तय की है जो मैथमेटिक्स आपको दिखाई दे रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आपको लगता है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए, लोगों के बीच में अपने मुद्दे रखने चाहिए, जो काम संगठन को करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी से पीछे है और समाजवादी पार्टी के नेताओं, उनके संगठन की जो शक्ति है वो आप पर भारी पड़ती है। और धीरे धीरे आज की कार्यकारिणी के संबोधन की बात और वहां से निकले 30 से 40 साल की बात लगता यह है कि आपको अब और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हां तो कैसे? दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो आपके सवाल में दम है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके 18 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा और हजारों करोड़ की संपत्ति और मीडिया समर्थन के खिलाफ समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले। अभी जिस उपचुनाव में कहा गया कि साइकिल पंचर हो गई, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 41% वोट मिले और समाजवादी पार्टी को उन दो बाई पोल्स में 39% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस उपचुनाव में 58% वोट ने वोट किया। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि ये कमजोर हैं, क्योंकि आपका आम दर्शक अब ये जानने लगा है कि अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, झूठ बोला गया था। जानने लगा कि काला धन अगर किसी के पास है तो इनके पूंजीपतियों के पास है, वो कभी नहीं आएगा, झूठ बोला गया था। वो जानने लगा है, जैसे गौरव भाटिया यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आया। मैंने कहा आरबीआई की हैंडबुक 2021 डाउनलोड कीजिए, एक आंकड़ा बताइए जहां पे उत्तर प्रदेश तेलंगाना से अच्छा है। आप नहीं बता सकते, छोड़िए उस चीज को। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। 1 करोड़ 24 लाख जो रेलवे के युवा थे, जो जिनको 3 साल से आपके 3 रेल मंत्री ने बहकाया, झूठ बोला, उनमें से 75 लाख उत्तर प्रदेश से आते, तेलंगाना से आते थे। तो ये धोखा देना कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम है तेलंगाना से, कितने लोग तेलंगाना से आके उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और कितने लोग उत्तर प्रदेश से जाके तेलंगाना में काम कर रहे हैं। ये धोखा देना कि कोरोना में कोई मौतें नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। जब WHO ने कहा कि 47 मिलियन से ज्यादा मौतें हुई तो आप लोग अवाक रह गए। उससे पहले आप कह रहे थे WHO ने हमें सर्टिफिकेट दिया कि उत्तर प्रदेश में जहां लाशें बह रही थी। अगर धोखेबाजी ताकत का पैमाना है तो हमारा संगठन कमजोर है। तिवारी जी, आपको बीच में रोका था, अपनी बात पूरी कीजिए और जल्दी समाप्त कीजिए सर। बस मेरी इतनी सी बात है कि अगर इस देश में कोई कहता है कि मेरा संगठन इतना मजबूत हो गया है, युवाओं को बेरोजगार रह के, आम परिवार को गरीबी में महंगाई के चलते ढकेल करके, उनसे झूठ बोल करके कि पेट्रोल डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, या फिर आम युवाओं से ये झूठ बोल करके कि डॉलर जो है 40 रुपए का हो जाएगा, ये झूठ बोल करके, उनसे ये कह करके कि 40,000 रुपए में आप अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे और स्वयं अपनी पार्टी की आय हर साल हजारों करोड़ के आधार पर दुगना करके, 3 गुना करके, अगर किसी को अपनी ताकत का एहसास इस पे होता है तो ये नहीं भूलना चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई, उस उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ लोगों ने 6 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट था इसी चुनाव में, जब 18 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम लोग कैंपेन कर रहे हैं। तिवारी जी समाप्त कीजिए। इतना भी ताकतवर हो, चिरंजीवी नहीं हो सकता जी। ठीक है अवनिजेश जी, जिस तरह के आरोप यहां पर अभय दुबे जी लगा रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि आंकड़े कुछ और होते हैं और राजनीतिक दलों का देश की जनता के बीच जाकर अपने आप को प्रस्तुत करना एक अलग बात होती है और उसी का असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका परिणाम हमें वोटों पर नजर आता है। क्या आप ये मानते हैं सर कि सच्चाई कुछ और होती है और राजनीतिक दल अपने आप को जनता के सामने कुछ और प्रस्तुत करते हैं? सईद जी, बात बड़ी साफ सी है, लोकतंत्र है। जितनी भयावह तस्वीर पिछले 10-12 साल से घनश्याम तिवारी, मैं 8 साल नहीं कह रहा, उससे पहले आरजेडी में थे, तब से लेके अब तक जिस तरीके से ये भाजपा या विरोधी पार्टियों पर जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है, इनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, इनकी बात को कोई मानता नहीं है। लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जनता है ना, लोकतंत्र है ना, आपकी बात को नहीं मानता कोई, क्योंकि आपकी ये जो मासूम सा चेहरा बना करके बैठते हैं आप यहाँ पर, उस मासूम से चेहरे पर किसी को भरोसा नहीं है। और अभय दुबे जी, मैं आपको बता दूं, पिछली बार मैं दिमाग से निकल गया था, वो शेषाद्री जी की किताब है, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपके सामने रख देता। और देश बट गया, और देश बट गया में वो कहते हैं कि किस तरीके से नेहरू जी ने मजबूर किया, विवश किया सरदार पटेल को साइन करने के लिए। यही कारण है कि सरदार पटेल, अरे आप चाहे कोई ये फोटो मत दिखाइए, मेरे पास है ना किताब, मेरे को 5 मिनट अगर दे सईद अंसारी तो मैं किताब आपके सामने वर्बटम पढ़ के सुना दूंगा उसमें से, ठीक है ना, मेरे पास है किताब और मैं वर्बटम पढ़ के सुना सकता हूँ। अभी जी प्लीज मत बोलिए, अभी जी आप नहीं अभी जी आप प्लीज मत बोलिएगा। और देश बट गया किताब, अवनिजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि सईद अंसारी जी, आपने बिल्कुल साफ और सही बात कही। मैं जानना चाहता हूँ कि 2017 तक
मार्च में महंत योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2017 के जुलाई अगस्त में तक जितने पूर्वांचल में जिस बुखार से, दिमागी बुखार से बच्चों की मृत्यु होती थी, 2017 के बाद के आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करते घनश्याम तिवारी? क्या किया था अपने 5 सालों में, और उसके बाद के 5 सालों में क्या हुआ? आज क्या वो है क्या? बड़ी साफ सी बात है। मैं एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, सैकड़ों। एमएसएमई की बात कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा आज की डेट में है वो भारतीय आर्थिक व्यवस्था में उसका योगदान। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग जिस ख्याली पुलाव में रहते हैं ना, जिसकी जहाँ से जैसे मैं पढ़ा करता था तो कहते थे कि सर से एक बाल सफेद दिखाई दिया और कह दिया देखो बुढ़ा है, बुढ़ा है, बुढ़ा है, बुढ़ा है। इस तरीके से काम चलता नहीं ना लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जो मिला है, जो उसने महसूसा है, जो उसको प्राप्त हुआ है, जो उसने अपनी आंखों से देखा है, जो उसने पिछले 5-7 सालों में देखा है, उसके आधार पर वोट करती है। और उसके आधार पर आपके दोनों, आजम खान और आजमगढ़ दोनों निकल गए आपके। ठीक है सर, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अभय जी आ रहे हैं आपके पास। गौरव भाटिया जी, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की तरफ 1 मिनट में। कोई अंसारी जी आप मत दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, समझ रहा हूँ, होता है कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ दर्शक ये देखें। अरे सुनिए तो 1 मिनट प्रश्न सुन लीजिए, दर्शक ये देखें, सुन लीजिए गौरव जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी थी और समय कम पड़ गया, कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी। पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का 40 मिनट का उठा के देख लीजिएगा कि कितना समय। किसी को कम नहीं, गौरव जी प्लीज, किसी को कम समय नहीं देगा। ये 1 मिनट इसलिए कहा, आप सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। 1 मिनट इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट हैं। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में अभय जी और घनश्याम जी को 30-30 सेकंड देने। 1 मिनट देंगे, मैं पूछ रहा हूं क्यों देंगे, लेकिन आप दूसरी बारी तो आए मेरे पास। अरे सर, तो आपने 4-4 मिनट समय दिया। अरे नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 30 से 40 सालों में बीजेपी का, 30 से 40 सालों में बीजेपी का अब देश के युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, अभी तक जो चर्चा में बिंदु आए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कोसते हैं, ये नहीं बता पाते कि इनके पास सकारात्मक क्या है देश के लिए, जनता के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहा जाएगा, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर राव जी हो, चाहे सपा हो, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी गजब यह है इनको यकीन नहीं है। अब मैं 2-3 बातें और कह दूं। देखिए, इन्होंने कहा 18 वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश आए। सैयद जी, हमारे 18 वरिष्ठ नेता है ना, वो जनता के बीच में जा सकते हैं। इन्होंने तो 18 नेता एक ही परिवार से पैदा कर दिए थे। यही वंशवाद होता है। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, मुख्यमंत्री वही थे, शिवपाल यादव को डिप्टी सीएम का स्टेटस था, राम गोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में और चीफ स्पोक्स पर्सन थे, उसके बाद अक्षय प्रताप थे, तेज प्रताप थे, ऐसे 18 लीडर थे। तो ये गलती आपकी है। और अभी क्या जनता ने, जो हमारी विचारधारा है, जो कर्मठता और कर्तव्य परायणता श्री नरेंद्र मोदी जी की है,